जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलकेजी एकेडमी में। मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। दोस्तों, आज बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मानव जनन की, और आपको समझाएंगे ऐसे कि आपको मज़ा भी आ जाएगा और एकदम आपको चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या होता है। तो जनन का मतलब होता है अपने जैसी संतान उत्पन्न करना, राइट। यानी अपने समान जीव की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे गाय का तो गाय की तरह बच्चा होगा, भैंस का भैंस की तरह बच्चा होगा, मानव का मानव की तरह बच्चा होगा। ये नहीं है कि गाय का बच्चा भैंस की तरह हो गया और मानव का बच्चा गाय की तरह हो गया, ऐसा आपने अभी तक देखा नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझो कि मानव बच्चों को जन्म देता है सीधे या अंडों का जन्म देता है। तो मानव भैया अंड बच्चों को सीधे जन्म देता है। तो जो बच्चों को सीधे जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, नहीं बीबी पैरस कहते हैं। क्या कहते हैं? बीबी पैरस, राइट। तो मानव भी बीबी पैरस है। अब बात ये कि कोई महिला अकेले बच्चे पैदा नहीं कर सकती, कोई पुरुष अकेले बच्चे पैदा नहीं कर सकता, राइट। तो ये दो लोग मिलके ही बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि मानव में जो जनन होता है वो कौन सा जनन है? लैंगिक जनन है। तो कहीं ना कहीं मानव तो भैया इनमें अलग अलग लिंग है, एक नर है, एक मेल है, एक फीमेल है। तो मानव जो है वो एक लिंगी प्राणी है, मतलब यूनिसेक्सुअल है। कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। अब इसमें दो लिंग की जरूरत पड़ेगी, मेल और फीमेल। तो इसी ही लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर या पुरुष जनन तंत्र क्या है। पहले हम इसे डायग्राम से समझेंगे, फिर आपको लिखी हुई बातें बताते हैं। देखो दोस्तों, इस डायग्राम की मदद से हम पूरी डिटेल समझ सकते हैं किसकी? नर जनन तंत्र की, राइट। अब नर जनन तंत्र में किसी भी चीज़ को चलाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो वो चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब प्राइमरी कह सकते हैं, और एक वो जो उसको चलाने में मदद कर रही है, मतलब सहायक, राइट। और उसके लिए हमें और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वो भी एक तरीके से सहायक होती हैं, राइट। तो हम इनने इसे तीन पार्ट में विभाजित किया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई मेन मामला क्या है, मतलब जो गैमीट है यानी जो स्पर्म है वो कहाँ बनता है। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं प्राथमिक जनन अंग से। तो नर में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो होता है वृषण। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है वृषण, राइट। अब ये वृषण होता कहाँ है? तो सबसे पहले ये समझ लो कि वृषण दो होते हैं, एक ये है और एक ये है, राइट। तो एक जोड़ी होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा, एक जोड़ी होते हैं, एक ये है और एक ये है, राइट। ये होते कहाँ हैं? तो भैया ये उपस्थित होते हैं, एक झिल्ली होती है ये, इस झिल्ली को कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। और स्क्रोटम से ये जो वृषण है इस झिल्ली से जुड़े रहते हैं, किससे? गुबर्नेकुलम से। गुबर्नेकुलम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे, राइट। अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि एक जोड़ी होते हैं और वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश से किससे जुड़े होते हैं? गुबर्नेकुलम से जुड़े होते हैं। शरीर से बाहर हैं, यानी कमर वाले क्षेत्र में। शरीर से कहाँ है? बाहर हैं। अब इतना तो सबको ही पता है कि शरीर से बाहर होते हैं। ये समझो कि शरीर से बाहर हैं क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इनमें क्या होना है? शुक्र जनन होना है। क्या होना है? शुक्र जनन। तो बनेंगे शुक्राणु। तो शुक्राणु बनने के लिए तापमान चाहिए शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम। अब शरीर के अंदर होगा तो शरीर में तो 37 डिग्री टेम्परेचर है। अब सर इसको चाहिए मान लो 35.5 ऐसा चाहिए टेम्परेचर। अब इतना टेम्परेचर तो शरीर के अंदर होगा नहीं, तो अगर वहाँ शुक्र जनन हुआ भी तो शुक्राणु बनेंगे तो मर जाएंगे। तो इसलिए नेचर ने इनको कहाँ रखा? शरीर से बाहर, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु को शरीर से बाहर क्यों रखा गया है। ओके, अब बात करते हैं कि इस शुक्राणु में ये जो महीन महीन बारीक बारीक जाल जैसा दिख रहा है, ये जो जाल है ये जाल किसका है? दोस्तों, इन्हें कहते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। अब इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं ही अगर हम कहें तो वृषण की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप सीधे सीधे बताओगे शुक्र जनन नलिकाएं। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इन शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जननी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं।
अब इसी के अंदर क्या पाई जाती हैं? शुक्रजननी कोशिकाएं। अब शुक्रजननी कोशिकाएं 3 तरीके की होती हैं। एक होती है लिडिक कोशिका, एक होती है जर्म कोशिका और एक होती है सर्टोली कोशिका, राइट। लिडिक, जर्म और सर्टोली, ये 3 होती हैं, राइट। अभी इनकी तीनों की आपको डिटेल बताएंगे और तीनों का रोल बताएंगे क्या है। अब देखो यहाँ से आप देख रहे होगे कि जब ये बहुत बहुत छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं जो इसके अंदर हैं, इनको हम कहते हैं वृषण पिंडक। क्या कहते हैं? वृषण पिंडक, यानी ये वृषण पालिकाएं हैं। अब इसने एक जाल बना रखा है तो इसे हम वृषण जालक कह देंगे। ये जाल ऊपर की तरफ निकलता है धीरे 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 धीरे, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं, क्योंकि अब इसमें शुक्राणु बन के बहने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगा, तो शुक्रवाहिकाएं हो जाएंगी। शुक्रवाहिकाएं एक बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, ये वाला ऐसे, राइट, ये वाला। तो इसको हम कहते हैं अधिवृषण, एपिडिडाइमिस कहते हैं, राइट। अब यहाँ से जो शुक्राणु बने, ये शुक्राणु अब यहाँ से चल दिए ऐसे, राइट, इसकी मदद से। तो इस नालिका से होते हुए ऐसे जाएंगे। अच्छा, इस नलिका को कहते क्या है? ये जो नलिका है ये, इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी, राइट। अब ये शुक्रवाहिनी जो है, ऊपर से तो किडनी लगी है, किडनी से क्या आ रहा है? जो मूत्र आ रहा है, यूरिन आ रहा है, वो इनमें आ रहा है ऐसे, राइट। अब यहीं पर इसको देखो, इस पर फंदा लगाते हुए ये शुक्रवाहिनी ऐसे यहाँ पर आ गई और यहाँ पर ये 2 पार्ट देख रहे हैं, ये है शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय। इनमें आके यानी शुक्राणु इकट्ठा हो गया, राइट। अब ये शुक्राणु इनमें आके इकट्ठा हो गया। इनमें क्या होता है? शुक्रिय प्लाज्मा होता है। जैसे ही इसमें शुक्राणु आया तो अभी तक तो वो शुक्राणु था, अब इसमें शुक्रिय प्लाज्मा में जैसे ही घुला तो वो क्या हो गया? वीर्य हो गया, राइट। क्या हो गया? वीर्य हो गया। अब यहीं पर आएगा ऊपर से यूरिन, तो यूरिन भी इसी मार्ग से जाएगा और इसी मार्ग से कौन जाएगा? इसी मार्ग से वृषण, ये जो स्पर्म बना है ये भी इसी मार्ग से जाएगा। तो दोनों के जाने का एक ही मार्ग है। अब यहाँ कुछ बातें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं। जो शुक्राशय था, इसके पास क्या है? शुक्राशय के पास इस शुक्राणु के लिए खाना पानी है, राइट, क्योंकि यहाँ शुक्रिय प्लाज्मा है। शुक्रिय प्लाज्मा में मिले जैसे शुक्राणु, तुरंत वो वीर्य कहलाने लगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे ये दो साइड में ग्रंथियाँ दिख रही होंगी, इन्हें कहते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये जो प्रोटेस्ट ग्रंथि हैं ये क्या करती हैं? तो प्रोटेस्ट ग्रंथि यहाँ से, अब जैसे इस मार्ग से क्या निकला? यूरिन निकला। तो मान लो ये यूरिन जब निकला तो ये अम्लीय हो गया। अब पता चला उसी समय ज़रूरत पड़ जाए कि शुक्राणु निकालने की, तो शुक्राणु निकलने के लिए तो शुक्राणु अगर इस अम्लीय मार्ग में जाएंगे तो तुरंत मर जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले एक्टिव करेगा ब्रेन किसको? प्रोटेस्ट ग्रंथि को। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि यहाँ कुछ क्षारीय तरल पदार्थ छोड़ देगी। क्षारीय तरल पदार्थ छोड़ते ही ये वाला मार्ग क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, तुरंत अच्छा हो जाएगा, राइट। अब आएंगे ऊपर से कौन? डीएम साहब, मतलब जो ये पावरफुल चीज़ है, यानी शुक्राणु आएंगे। शुक्राणु आएंगे तो रास्ता बिल्कुल क्लियर और साफ होना चाहिए, राइट। साथ साथ में इसके नीचे ये वाले जो पार्ट हैं, ये इनको तो प्रोटेस्ट ग्रंथि कहते हैं। इसके नीचे ये वाले पॉइंट देख रहे होगे, इन्हें कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। ये क्या करती हैं? बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। तो ये एक जोड़ी होती है, राइट, और एक जोड़ी है, एक ऐसे देखो, एक और एक जोड़ी होंगे। ये क्या करती हैं? क्षारीय द्रव यहाँ से रिलीज करती हैं। ये क्षारीय द्रव सेक्स की प्रक्रिया को आसान बना देता है, मतलब ताकि सेक्स जो संभोग प्रक्रिया है वो ईजी हो सके, राइट। तो ये भी समझ गया कि बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि क्या करती होगी। तो दोनों के लिए सेम मार्ग है, मूत्र मार्ग से ही इसी से क्या निकलेगा? यूरिन, और इसी से क्या निकलेंगे? शुक्राणु, राइट। इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखो, ये जो पार्ट है ना, इसे शिश्न कहते हैं, यानी ये पेनिस है, राइट। अब ये पेनिस है, इसी पेनिस से क्या निकलेंगी? इसी पेनिस से निकलेगा यूरिन भी और इसी पेनिस से निकलेंगे शुक्राणु भी। तो देखो दोस्तों, ये जो सबसे बाहर वाला भाग है इसे हम कहते हैं शिश्नाग्र, यानी ये फोल्ड टाइप, ये जो देख रहे हैं ये, इसे शिश्नाग्र कहते हैं। तो शिश्न को के बारे में भी पूरी डिटेल समझेंगे। अब हम इसको लिख के आपको समझाते हैं कि आपको लिखना क्या क्या और क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो ये तो पता चल गया कि ये वृषण है। वृषण में बहुत छोटा छोटा जालिकाएं हैं, वृषण जालिकाएं, जो आगे चल के शुक्रवाहिका बना रही हैं। शुक्रवाहिका आगे चल के अधिवृषण बना रही, वही अधिवृषण शुक्रवाहिनी में बदल रहा है। शुक्रवाहिनी में शुक्राणु जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? शुक्राशय में। शुक्राशय में शुक्रिय प्लाज्मा है। शुक्रिय प्लाज्मा में जैसे ही शुक्राणु मिलते हैं तुरंत वीर्य बन जाता है,
राइट, भोजन हो जाता है, भोजन के साथ में अब ये चलेंगे, यहाँ पर प्रोटेस्ट ग्रंथि है। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करेगी, तो जो जिसमें से मूत्र जा रहा था, यूरिन जा रहा था, उसे क्षारीय तरल डालेंगी ताकि ये साफ़ हो सके। फिर यहाँ से कौन आ जाएगा, शुक्राणु आएंगे, राइट। यहाँ पर कौन सी ग्रंथि हैं, दो बल्बोयूरेथ्रल हैं। बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड क्या करती हैं, तो दोस्तों ये एक ही काम है इनका, क्या कि ये क्षारीय तरल छोड़ती हैं जिससे सेक्स की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, राइट। ये पेरिनियल ग्लैंड हैं, ये दोनों क्या हैं, पेरिनियल ग्लैंड हैं। ये क्या करती हैं, जब सेक्स के समय एक अजीब तरीके की क्या आती है, गंध आती है, तो ये गंध बनाने का काम करती हैं, राइट। तो हमने इसको लिख रखा है आपके लिए, और अब हम आपको समझाते हैं कि आपको लिखना कैसे है। नर जनन तंत्र को तीन चीज़ें चला रही हैं। देखो, एक तो प्राथमिक जिसमें शुक्राणु बन रहे हैं, एक जो सहायता कर रही हैं, और कुछ सहायक ग्रंथियां हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक यानी वृषण की। तो वृषण के बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या याद रखना है, नोट कर लेंगे इस बातों को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एक जोड़ी होते हैं, अभी बताया कहाँ होते हैं, वृषण कोष में होते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, गुबर्निकुलम से। शरीर से बाहर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि शुक्र जनन होना है, क्योंकि इन्हें चाहिए शरीर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम, राइट, कम तापमान चाहिए, इसीलिए क्या होते हैं ये वृषण, इनको बाहर रखा गया है, नेचर ने बाहर रखा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होती हैं शुक्रजनन नलिकाएं, जो वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ। शुक्रजनन नलिकाओं में क्या होती हैं, शुक्रजननी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, शुक्रजननी कोशिकाएं होती हैं। शुक्रजननी कोशिकाएं 3 होती हैं, अभी मैंने आपको बताया क्या होती हैं, लेडिक कोशिका, जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका, राइट। अभी जो लेडिक कोशिका, जर्म कोशिका, सर्टोली कोशिका हैं, ये क्या करती हैं, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझना है इसको। क्या होता है कि मेरे पास, हम सब के पास ब्रेन है, और जैसे ही कोई लड़का 12-13 साल का होता है, राइट, तो उसका ब्रेन जो होता है ना, वो एक हार्मोन रिलीज़ कर देता है जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो रिलीजिंग हार्मोन किसके पास चला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से 2 हार्मोन रिलीज़ करती है, एक रिलीज़ करती है FSH और एक रिलीज़ करती है LH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो LH हार्मोन था वो किसके पास आता है, वो आता है लेडिक कोशिका के पास, और इस लेडिक कोशिका को वो LH हार्मोन, देखो वो LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके पास जाता है लेडिक कोशिका के पास। अब ये लेडिक कोशिका को क्या करता है, प्रेरित करता है कि बड़ा हो गया, कुछ बनाओ कुछ बनाओ। तो यहाँ से लेडिक कोशिका तुरंत क्या बनाने लगती हैं, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन रिलीज करती हैं, राइट। अब जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन निकला तो दूसरा वाला भगा, कौन, FSH ने देखा कि अरे टेस्टोस्टेरॉन तो बन गया है, तो ये भाग के गए किसके पास, सर्टोली कोशिका के पास। सर्टोली कोशिका के साथ से कहा कि टेस्टोस्टेरॉन बन गया, तुम अपना काम करो। इन्होंने क्या किया, तुरंत ABP बना दिया। ABP का पूरा नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी, बाइंड मतलब पकड़ लाएगी, किसको, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को। किसको दे देगी, जर्म कोशिका को, राइट। अब जर्म कोशिका क्या करेगी, जर्म कोशिका इस टेस्टोस्टेरॉन की मदद से बना देगी शुक्राणु को। अब शुक्राणु बन तो गए, अब इन्हें पोषण भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि इन पर नए मर जाएंगे, तो इन्हीं को पोषण देने का काम भी सर्टोली कोशिका ही करती है। तो सर्टोली कोशिका इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं शुक्रवाहिकाओं की। शुक्रवाहिकाएं क्या होती हैं, तो देखो वृषण से निकलने वाली पतली नलिकाएं होती हैं, बहुत ही पतली पतली नलिकाएं होती हैं, इन्हें वास एफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वास एफ्रेंसिया कहते हैं, जो कुंडलित होकर काहे का निर्माण करती हैं, अधिवृषण का निर्माण करती हैं। अभी हमने आपको बताया था, राइट, क्या बनाती हैं, अधिवृषण। अभी जो अधिवृषण है, एपिडिडाइमिस है, ये क्या होता है, तो देखो एपिडिडाइमिस में जो शुक्राणु बने वो शुक्राणु ऊपर की तरफ जाएंगे, और वहीं पर जाके शुक्राणु क्या होंगे, परिपक्व होंगे, यानी मैच्योर होंगे, और वहीं से उन्हें चलने के लिए स्पीड मिलेगी, राइट। अब बात करते हैं शुक्रवाहिनी की, यानी वास डिफरेंस की। तो वास डिफरेंस के बारे में समझो कि वास डिफरेंस क्या करेगी। देखो वास डिफरेंस जाके कहाँ खुली थी, शुक्राशय में। मैंने बताया था उसमें शुक्रीय प्लाज्मा था। शुक्राशय जो होता है ये शुक्राणु को क्या करता है, संग्रह करता है, मतलब इकट्ठा करता है। अब इन्हें भोजन वोजन दे देगा, नाश्ता पानी करा देगा, तथा फिर से इनका परिवहन होता है, ज़रूरत पड़ा। फिर कहाँ जाता है, तो मैंने बताया था मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा में जाता है, यहीं से मूत्र यानी यूरिन, और यहीं से वीर्य निकलता है। अब वीर्य क्यों कहा गया, क्योंकि शुक्राशय में क्या था, शुक्रीय प्लाज्मा,
आ कौन रहा था? शुक्राणु। तो शुक्राणु जैसे ही शुक्रिय प्लाज्मा में मिले तुरंत क्या बन गए? वीर्य बन गए, राइट। तो वीर्य भी आपको समझ में आ गया होगा कि वीर्य क्या होता है। अब बात करते हैं सबसे मेन पार्ट की, जिसका नाम है शिश्न। ये शिश्न मतलब पेनिस क्या होता है? तो पेनिस जो है यह उत्तेजनशील मैथुन अंग है। मैथुन का मतलब है सेक्स में काम आने वाला अंग है, जो शुक्राणुओं को मादा की योनि में पहुंचाता है। क्योंकि यही शिश्न जो पेनिस होता है ना, मादा की योनि के अंदर जाता है और वहीं पर उसी की मदद से शुक्राणु उसकी योनि में प्रवेश कर जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब समझो प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करती है? तो मैंने बताया था कि एक ही काम है, क्षारीय द्रव रिलीज करेगी, ताकि जो मूत्र मार्ग था उसकी जो अम्लीयता थी उसको ये दूर कर सके और उसे अच्छा बना सके, ताकि शुक्राणु जाए वो उस रास्ते में मरे ना। आप समझो कि काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि क्या करती है? तो एक जोड़ी होती है भी क्षारीय द्रव रिलीज करती हैं। ये क्या करती हैं? ये क्षारीय द्रव इसलिए रिलीज किया ताकि जो मैथुन प्रक्रिया है यानी सेक्स प्रोसेस है वो आसान हो जाए, राइट, इजी हो जाए। अब ये समझते हैं कि पेरिनियल ग्लैंड क्या होती है। देखो दोस्तों, एक प्रकार के यहाँ से रसायन रिलीज होते हैं, अभी मैंने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी की मदद से कोई व्यक्ति सेक्स के लिए रेडी हो जाता है और बहुत संभोग उत्तेजक होते हैं, राइट। और यहीं से गंध रिलीज होती है जो एक स्मेल टाइप की निकलती है, वो इन्हीं की वजह से रिलीज होती है, राइट। तो उम्मीद है कि अब आपको ये मानव नर जनन तंत्र पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप समझ लो थोड़ा सा शिश्न के बारे में, पेनिस के बारे में आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है? मूत्राशय होता है। यहाँ पे मूत्र आके यानी यूरिन आके इकट्ठा होता है, राइट। फिर क्या लिखा है? आंतरिक मूत्र मार्ग छिद्र होता है। ये जो है ये इसके लिए रास्ता होता है, छिद्र होता है। फिर प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग होता है। ये प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग है यहाँ पे ये जो ग्रंथियाँ हैं इन्हें हम प्रोटेस्ट ग्रंथि कहते हैं। हमने बताया था प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करती है। फिर ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये जो है दो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि हैं, राइट। और ये मूत्रोजनन तंतुपट है। ये वाली जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? मूत्रोजनन तंतुपट कहते हैं। अब ये जो हैं ये इन्हें शिश्न के बल्ब कहते हैं, शिश्न के बल्ब कहते हैं। और ये दो स्ट्रक्चर हैं इनको कहते हैं कॉपर्स स्पंजियोसम। क्या कहते हैं? कॉपर्स स्पंजियोसम। और ये वाले दोनों स्ट्रक्चर ये हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। क्या कहते हैं? कार्पोरा कैवर्नोसा। ये कुछ धमनी इसके अंदर पाई जाती हैं, राइट, क्योंकि इनमें ब्लड आता है। अब ये जो है ये पूरी जो काया है, ये बाहर बाहर वाला स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं सेशन काय। क्या कहते हैं? सेशन काय। अब ये वाला जो मार्ग है इसको स्पंजी मूत्र मार्ग कहते हैं। ये ऊपर उठा हुआ भाग होता है पेनिस के सबसे बाहर, इसके जो ये वाले पार्ट होते हैं इनको कहते हैं शिरोबंध, इसे कहते हैं शिशन मुंड। और ये जो सबसे बाहर होता है इसे शिशनाग्र कहते हैं। और इसमें आगे होता है छिद्र जिसे कहते हैं बाह्य मूत्रोजनन छिद्र, राइट। यहीं से मूत्र यानी यूरिन और यहीं से स्पर्म यानी शुक्राणु निकलते हैं। उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं और पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने नर के बारे में पढ़ा वैसे मादा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं इसमें अंडाशय होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज होती हैं, राइट। ओवरी क्या होती हैं? जिनमें अंडाणु का निर्माण होगा। तो सबसे पहले अंडाशय को ही पढ़ लेते हैं। अंडाशय क्या होते हैं? अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, आकृति इनकी बादाम जैसी होती है, उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होते हैं, राइट। उदर गुहा मतलब कमर वाला रीजन होता है उसके नीचे। अंडाशय जो होता है इसमें दो तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एक का नाम है स्टेरॉयडल हार्मोन, राइट। क्या का फंक्शन है अभी बताएंगे। अंडाशय गर्भाशय भित्ति और सूंडी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है। किसके? अंडाशय जो होता है वो गर्भाशय भित्ति और सूंडी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है। अंडाशय जो है वो अंडवाहिनी से अंडाशय फिब्री से जुड़ा रहता है। अभी ये बातें समझ में आ जाएंगी आपको। देखो अब स्ट्रक्चर से समझते हैं पूरी। अब इस वाले डायग्राम से बहुत सारी बातें होंगी क्लियर। तो ये एक और एक ये दो हैं ओवरी जिन्हें हम कहते हैं अंडाशय। इन अंडाशय में क्या होना है? इनमें होगा अंड जनन। अंड जनन से क्या बनेगा? अंडाणु,
राइट, इतना समझ में आ गया। क्या बनेगा? अंडाणु। अब वही अंडाणु जब यहाँ से चलेगा, अब देखो यही ओवरी जो है ये क्या है? ये है गर्भाशय, यानी यूट्रस है। इस यूट्रस से किससे जुड़ी है? एक धागा जैसा है, यानी स्नायु लिगामेंट द्वारा जुड़ी है, इधर भी लिगामेंट द्वारा जुड़ी है, फिर ये बॉडी से हमारी कनेक्ट रहती है लिगामेंट द्वारा। अब देखो यहाँ से जब अंडाणु बनेगा तो उस अंडाणु को कौन पकड़ेगा? तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये पकड़ लेंगे, राइट। यहाँ से क्या होता है? स्रावित अंड, ये जो स्रावित अंड है यहाँ से जो निकला वो यहाँ आ गया, राइट। इसे हम सेक्रेटेड एग भी कहते हैं। अब यही चलेगा इसमें ऐसे बहता हुआ। ये क्या है? ये दो नली हैं, इनको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब, डिम्ब वाहिनी, अंडवाहिनी, ये सब इनके नाम है। तो देखो दोस्तों, ये तो हमें समझ में आता है कि ये कहाँ पहुँच गया? एम्पुला में। एम्पुला रीजन में जब पहुँचेगा तो एम्पुला में पहुँच के ये क्या करेगा? इंतज़ार किसका? कि यहाँ से शुक्राणु आ जाए। कौन आ जाए? शुक्राणु। तो शुक्राणु जब नहीं आते हैं तो ये यहाँ से क्या होगा? डिग्रेड होगा, यहाँ से इसे निकलना पड़ेगा। उसे ही हम कहते हैं एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म। अभी उसको भी समझेंगे। तो ये क्या है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी कितनी होती हैं? दो। अंडवाहिनी किससे जुड़ी हैं? ये जो अंडाशय है यहीं से अंडाणु को लेके चलती हैं। अब यही आगे चल के क्या बनाती हैं? ये गर्भाशय बनाती हैं। क्या है? गर्भाशय, यूट्रस है। इसी यूट्रस में आके जाइगोट चिपक जाता है और यहीं पर उसका विकास होता है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो को यहीं खाना पानी भोजन सब मिलता रहता है और 9 महीने तक उसका विकास होता है। अब ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं योनि पार्ट, यानी वजाइना। अब ये जो योनि पार्ट है यहीं से क्या होता है? शुक्राणु प्रवेश करते हैं अंदर, राइट। अब देखो ये जो गर्भाशय था, यहाँ पे एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। गर्भाशय जो है इसमें 3 तरीके की लेयर होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ये, इस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम। इसके नीचे वाली लेयर है मायोमेट्रियम और सबसे नीचे वाली लेयर है पेरीमेट्रियम। जब इसमें बेबी क्या होता है? पूरी तरह मेच्योर हो गया, 9 महीने का हो गया, राइट। तो ये वाली जो लेयर है मायोमेट्रियम एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, राइट। कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करने का मतलब है यही ब्रेन को बताएगी, तो ब्रेन यहाँ रिलैक्सिन हार्मोन भेजेगा। तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन ही क्या करेंगे? ये प्रेगनेंसी कराने में मदद करते हैं, राइट। तो ये मायोमेट्रियम की लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो एंडोमेट्रियम है ये क्या होती है? जब यहाँ मान लो स्पर्म नहीं पहुँच पाया, जब स्पर्म नहीं पहुँच पाता है तो यहाँ जो अंडा बना है वो तो निषेचित हो नहीं, फर्टिलाइज हो नहीं पाएगा। जब फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो इस अंडे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये अंडा यहाँ से बाहर निकलेगा, साथ साथ में ये लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम की ये भी टूटती है। तो यही जब टूटती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसी के टूटने की वजह से ब्लड बहा जाता है। तो ब्लड के साथ में टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में ये योनि के माध्यम से शरीर से बाहर जाते हैं। तो अब हमें ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे जो लिखी हुई बातें हैं उनको समझते हैं। देखो बात करते हैं सहायक जनन अंग की। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्राथमिक जनन अंग क्या था? अंडाशय। तो अंडाशय का तो पूरा डिटेल पढ़ लिया। अब अंडवाहिनी अभी पढ़ा, फेलोपियन ट्यूब एक जोड़ी होती हैं। इनके सबसे पहले भाग को क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद तुम्बिका, तुम्बिका के बाद स्तमस। स्तमस वो भाग होता है जो गर्भाशय से जुड़ता है जाके। गर्भाशय क्या है? ये यूट्रस है, उल्टी नाशपाती जैसा होता है, स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है हमारे शरीर से। इसकी 3 लेयर होती हैं। नंबर 1 पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर, बीच में मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम सबसे लास्ट में आती है। एंडोमेट्रियम ही टूटती है मासिक चक्र में यानी पीरियड के दौरान, और इसी के टूटने की वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि मायोमेट्रियम जो है ये संकुचन करती है प्रसव के दौरान, राइट। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होने के बाद जब 9 महीने तक बेबी क्या होता है? पूरी तरह से जो एम्ब्रियो होता है वो विकसित हो जाता है। तो अब उसको क्या कराना है? उसका क्या कराना है? उसका जन्म कराना है। तो जन्म कराने के लिए इसमें संकुचन होता है बहुत तेज़ी से। इसके लिए ये क्या इन्फॉर्मेशन भेजता है ब्रेन को। तो ब्रेन यहाँ से क्या रिलीज़ कराता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ कराता है और यही हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से प्रेगनेंसी आराम से हो पाती है। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्त्री जनन तंत्र में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बाहरी भाग होता है, वो जो फीमेल में सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको भग या वल्वा कहते हैं। इस भग या वल्वा को ध्यान से समझो। तो देखो ये जो पार्ट होता है यहाँ पे होता है गुदा द्वार, राइट। यहाँ के थ्रू जैसे जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है, लेट्रिन, ये सब बाहर जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये होता है बिल्कुल
यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जघन सेल बोलते हैं, मॉन्स पीबिस मतलब बाल होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे। अब यहीं पे इन्हीं बालों के बीच में एक ये संरचना होती है। इस संरचना को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहीं पर पूरी कहानी समझ में आएगी आपको। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि ये जो दो तरीके के ओष्ठ होते हैं इसमें, एक ये बाहर वाला, ये जो सबसे बाहर है, ये इस बाहरी ओष्ठ को कहते हैं दीर्घ ओष्ठ, यानी लेबिया माइजोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबिया माइजोरा। इस लेबिया माइजोरा के अंदर ये जो कलरफुल देख रहे हैं, ये रेड रेड कलर का है, इसे हम कहते हैं लघु ओष्ठ, यानी लेबिया माइजोरा कहते हैं। अब ये जो लेबिया माइनोरा और लेबिया माइजोरा के बीच में ये वाला जो पार्ट बचा है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है? प्रकोष्ठ, यानी वेस्टिब्यूल कहलाता है। इस वेस्टिब्यूल में दो तरीके के छिद्र पाए जाते हैं। एक होता है मूत्र मार्ग, जिससे मूत्र निकलता है, यूरिन निकलता है, ये उत्सर्जन का काम करता है। और एक होता है योनि द्वार, राइट, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से मतलब बेबी का जन्म होता है, यहीं से आगे चल के यहीं इंटरकोर्स होता है, मतलब यहीं से पेनिस अंदर जाता है और पेनिस से ही शुक्राणु अंदर जाते हैं, राइट। अब यहीं पर दो ग्लैंड पाई जाती हैं, एक है बार्थोनिल, ये जो हैं दो ग्लैंड हैं, ये दोनों एक इधर पाई जाती है, एक इधर, इन्हें कहते हैं बार्थोनिल ग्लैंड, बार्थोनिल ग्रंथि कहते हैं। इनका क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये समझना हमें ज़रूरी है। अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि ये जो अब ये के स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है? ये बिल्कुल पेनिस की तरह होता है, छोटा सा, राइट। इसे भग शिश्न यानी क्लाइटोरिस कहते हैं। ये क्या होता है? बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है और बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन बॉडी में क्रिएट करता है। तो ये क्लाइटोरिस होता है जस्ट लाइक एज अ पेनिस, राइट। अब चलते हैं आगे और यहाँ पे आपको कुछ बातें बताते हैं। जब सेक्स होता है तो उस दौरान क्या होता है, जो बार्थोनिल ग्लैंड है, यानी ये क्या करती हैं? लुब्रिकेंट करती हैं। लुब्रिकेंट का मतलब है कुछ रसायन रिलीज करती हैं ताकि लुब्रिकेशन, जो पेनिस अंदर बाहर जा रहा है, उस वो बहुत आसानी से जा सके, मतलब संभोग की प्रोसेस बहुत आसान हो जाए, ईजी करती हैं, राइट। अब ये जो योनि द्वार होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मत है, जो आपको मिथ है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्या होता है? जनन होता है। अब इसी पर क्या होता है? एक आवरण होता है, इस योनि द्वार पे एक आवरण लगा होता है। इस आवरण को हम योनि छद या हाइमन कहते हैं, राइट। लोग क्या डिसाइड करते हैं कि कोई वर्जिन है या वर्जिनिटी उसने खो दी है, इसका मतलब है किसी महिला ने या किसी लड़के ने पहले सेक्स किया है या नहीं किया है। तो इससे डिसाइड नहीं होता है, हाइमन से डिसाइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइमन कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्स करने से ही टूटे, तो संभोग से भी टूट सकता है। साथ साथ में अगर कोई व्यायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे भी ये टूट जाता है। साथ साथ में साइकिलिंग करने और हॉर्स राइडिंग करने से भी टूटता है। तो ये जो इस तरीके की मेंटेलिटी है, इसे हमें तुरंत ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि हाइमन से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कोई वर्जिन है या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब बात करते हैं स्तन ग्रंथियों की, यानी मेमोरी ग्लैंड की। आज आप पूरी डिटेल सीख जाएंगे। मेमोरी ग्लैंड को बहुत ध्यान से समझना। देखो, जितने स्तनधारी हैं उनमें ये विशिष्ट लक्षण है। तो नर में भी स्तन ग्रंथियाँ होती हैं और मादा में भी स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, बशर्ते नर में क्या, ये अवशेषी अंग है, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन है, विकसित नहीं होती हैं। लेकिन मादा में क्या होती है? इनका विकास होता है। इसलिए मादा में इन्हें द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वजह से इनमें मिल्क निकलता है, राइट। आगे चल के अभी बताएंगे, अभी समझेंगे इस बात को भी। बशर्ते ये समझना है कि ये जन्म से विकसित नहीं होते हैं, धीरे धीरे आगे चल के जैसी कोई लड़की बड़ी होती है धीरे धीरे तब ये विकसित होती हैं, राइट। अब ये कहाँ हैं? तो हमारी जो छाती होती है, जिसे हम थोरिक्स कहते हैं, राइट, उसमें एक हड्डी होती है जिसे उरुस्थि कहते हैं, जो मेन हड्डी होती है। इससे तमाम तरीके की ये जो रिप्स हड्डियाँ हैं, ये आके जुड़ती हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक की हड्डियाँ डायरेक्ट कनेक्ट रहती हैं, किससे? उरुस्थि से, 7 तक की। इसकी हड्डी नंबर 3 4 5, इस पर क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी स्तन ग्रंथियाँ। ये देखो, ये पाई जाती हैं, राइट, यानी ये पाए जाते हैं। इन तीनों को कहते हैं पुरुषक पसली कहते हैं, रिब्स कहते हैं, राइट। और इनके बीच में ये क्या होता है? मांसपेशियाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी मांसपेशियाँ होती हैं। ये इधर भी मांसपेशियाँ हैं, इन्हें हम कहते हैं पैक्टोरेलिस मेजर। क्या कहते हैं? पैक्टोरेलिस मेजर। पैक्टोरेलिस मेजर क्या है? मांसपेशियाँ हैं, राइट।
अब दोस्तों इसे बहुत ध्यान से समझना है। तो जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो जो स्तन ग्रंथियाँ हैं, इनमें हर एक स्तन में लगभग 15 से 20 क्या पाई जाती हैं, स्तन पालिका पाई जाती हैं। अब ये जो स्तन पालिका मेमोरी लोब्स हैं, इन मेमोरी लोब्स के अंदर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें स्तन कोशिका यानी मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं। इस मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कोशिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कोशिका। इन्हीं कोशिका कोशिकाओं में दोस्तों दूध का निर्माण होता है, मतलब दुग्ध का निर्माण होता है, राइट। ये किस हार्मोन्स की वजह से होता है? तो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से निकला था? तो ये अग्रपीयूष ग्रंथि से। ये इसे कैसे पता चला था? थैलेमस। देखो, अब जैसे ही लड़की में वो बड़ी हुई तो उसमें जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो यहाँ ब्रेन को ये बात बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन ब्रेन ही भेजेगा किसके पास? अग्रपीयूष ग्रंथि के पास। तो अग्रपीयूष ग्रंथि क्या करेगी? यहाँ प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण करा देगी, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही दूध का निर्माण होता है। तो जब तक कोई बेबी का जन्म नहीं होगा, जब तक कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी और बेबी का जन्म नहीं होगा, तब तक उसमें दूध का निर्माण हो नहीं सकता, क्योंकि ये बात किसको पता है? ब्रेन को, और ब्रेन ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजेगा ही नहीं। तो हमें ये पता चल गया कि कोशिका कोशिकाओं में क्या बनता है? दूध बनता है। अभी इसी में बीच में जगह खाली रहती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका गुहिका कहते हैं। इसी में दूध इकट्ठा होता रहता है, राइट। स्तन, आप देखो ये जो स्तन नलिकाएं हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, राइट। स्तन नलिकाएं आगे चल के यहाँ से जो नलिकाएं बनी इन्हें हम स्तन नलिका कहते हैं। ये स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। फिर वही स्तन तुम्बिका बन जाती है, इसमें दूध इकट्ठा हो जाता है। फिर ये दुग्ध वाहिनी, फिर चूसक। चूसक को जब बच्चा पकड़ के चूसता है तो यहाँ से उसे दूध मिलता है। जैसे कि जानवर हो गए, जानवरों के बच्चे हो गए, अपनी माँ से दूध पीते हैं, हम सब ने पिया है, तो इसी को हम चूसते हैं, तो यहीं से दूध का निर्माण निकलता है। अब हम इसको पूरी डिटेल से और समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये वाला डायग्राम अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आपको किसी से कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं। मैंने क्या बताया कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इनमें क्या पाई जाती हैं? मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, यानी दुग्ध पाली या स्तन पाली पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 15 से 20 पाई जाती हैं, राइट। अब इनमें अंगूरों के जैसे गुच्छे होते हैं अंदर, राइट। और इनमें से जब हमने एक स्तन कोशिका निकाल के देखी तो हमने पाया कि इनमें बहुत छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? स्तन कोशिका पाई जाती हैं। स्तन कोशिका में ही निर्माण होता है दूध का। किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, राइट। अब ये जो दूध इसमें बना है वो इकट्ठा कहाँ होता है? ये मिल्क इकट्ठा होता है ये कोशिका गुहिका में। ये वाला जो बीच वाला भाग है इसे कोशिका गुहिका कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है? मिल्क इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा सब में होता है, राइट। अब यहाँ से क्या होती है? छोटी छोटी नली बनती हैं। ये जो नली होती हैं जब बाहर निकलती हैं, राइट, किससे? मेमोरी लोब से। तो इन्हें हम कहते हैं स्तन नलिका। ये बहुत सारी स्तन नलिकाएं आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये जब जुड़ी, जैसे ये दो से निकली, तो ये दो से निकल के आई स्तन नलिका, यहाँ जुड़ गई, तो इन्हें स्तन वाहिनी कहते हैं। ये भी आगे स्तन वाहिनी बन गई। यही स्तन वाहिनी, यहाँ पे कुछ फूला हुआ भाग दिख रहा होगा, इसे तुम्बिका कहते हैं। मतलब यहाँ दूध क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि नहीं, जब जानवर है कोई, हमने मान लो पड़िया या पड़वा या ऐसे गाय भैंस को बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद उसे खींच लेते हैं, कहते हैं भैंस ने दूध उतार लिया। तो इसका मतलब है कि वो तुम्बिका में आके दूध क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, फिर ये चूसक की बात करते हैं। ये चूसक क्या है? तो यहीं पर आके सब नली ये जुड़ जाती हैं। इसी चूसक को बेबी या जब गाय भैंस को लगाना होता है तो उसके इसी पार्ट को क्या करते हैं? चूसा यानी खींचा जाता है। तो यहाँ से क्या निकलता है? दूध निकलता है। इन्हें हम दुग्ध वाहिनी कहते हैं। ये जो नली हैं इन्हें दुग्ध वाहिनी कहते हैं। और इन्हीं दुग्ध जो होते हैं इनके चारों तरफ एक वर्णक पाया जाता है। ये जो एरिया होता है ये हल्के काले रंग का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर होता है। इसे एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियोला। मतलब चूसक के चारों ओर का कलर बहुत डार्क होता है, इसे ही एरियोला कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, बात करते हैं युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस की। इसका मतलब क्या है? युग्मक बनने की प्रक्रिया। इतना तो समझ में आ गया। युग्मक बनने की प्रक्रिया, दो तरीके के युग्मक बनेंगे। एक नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। नर युग्मक शुक्राणु किस प्रक्रिया से बनेंगे? शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, और मादा युग्मक अंडाणु यानी अंड जनन प्रक्रिया यानी oogenesis से बनेगी। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? वृषण में। ये कहाँ होती है? अंडाशय में, राइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की।
अब पूरी बात समझना दोस्तों। स्पर्मेटोजेनेसिस दो प्रकार से होता है। नंबर एक, शुक्राणु प्रसुजनन यानी स्पर्मेटिडोजेनेसिस, और एक होता है शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कोई लड़का 12-13 साल का होता है, राइट, तो उसमें यौवन आरंभ शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, थाइलेमस से GnRH हार्मोन रिलीज होता है, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से दो तरीके के हार्मोन रिलीज करती है, FSH और LH। FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैंने क्या बताया था, लीडिक कोशिकाओं को आके क्या करता है, प्रेरित करता है कि ये बड़ा हो गया, कुछ बनाओ कुछ बनाओ। तो ये तुरंत लीडिक कोशिका क्या बनाने लगती हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाने लगती हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बन जाता है, तुरंत क्या करता है, FSH भाग के जाता है सर्टोली कोशिका को बताता है कि भाई कुछ करो, टेस्टोस्टेरोन बन गया है। तो जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो बना देती हैं ABP हार्मोन। ABP का पूरा नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इस टेस्टोस्टेरोन को पकड़ लेता है। इस टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के किसके पास पहुंचा देता है, नर जर्म कोशिका के पास। अब नर जर्म कोशिका क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन की मदद से बना देती हैं शुक्राणु, यानी गुणन करती हैं। गुणन करके आगे क्या बना देती हैं, शुक्राणु बना देती हैं। तो ये शुक्राणु बनने की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। अब पेपर में आपको लिखना कैसे है वो समझो। देखो, सबसे पहले वहाँ लिखना है ये ग्राफ तैयार करना है। शुक्राणु जन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होती है, राइट। द्विगुणित होकर इसमें क्या होती है, गुणन प्रवस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज आता है। सीधे समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने से एक कोशिका से सीधे दो कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्र समान रहते हैं। जैसे द्विगुणित है तो यहाँ द्विगुणित ही रहेंगी, तो दो बन गई। फिर से इसमें क्या हुआ, मल्टीपल चल रहा है ना। अब गुणन प्रवस्था चल रही है तो याद रखना, ये ज़्यादा बड़ी कोशिका होगी, ये छोटी हो जाएंगी। अब ये आगे वाली और छोटी हो जाएंगी, तो छोटी कर देना, बड़ी मत बना देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ गुणन प्रवस्था चल रही है। अब इस गुणन प्रवस्था के बाद जब दो बार यहाँ समसूत्री विभाजन हो चुका है, एक बार यहाँ हुआ, अब एक बार इनमें हुआ। जब समसूत्री विभाजन आ गया तब होने के बाद अब होगी वृद्धि प्रवस्था यानी ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में ये क्या करेंगी, एक एक बड़ी हो जाएंगी। जब बड़ी हो जाएंगी तो कुछ ऐसी बनेंगी। देखो दोस्तों, वृद्धि प्रवस्था में क्या हुआ, ये कोशिका बड़ी हो गई। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होगा। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा कि सबसे पहले द्विगुणित है तो ये अगुणित हो जाएगी। तो देखो ये अगुणित हो गई। अगुणित मतलब इसके आधे गुणसूत्र इसमें, आधे गुणसूत्र इसमें आ गए। इसे हम क्या कहते हैं कि जो वृद्धि प्रवस्था से बनी कोशिका थी, इसे प्राथमिक शुक्र कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटिडोसाइट कहते हैं। अब ये जो क्या बनी, ये बन गई द्वितीयक शुक्र कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। सेकंड में क्या होगा, ये वाली क्या होगा, एक तरीके का समसूत्री विभाजन ही होता है। अब देखो, ये कोशिका थी अगुणित थी, ये दो में बदल गई। ये थी एक, दो में बदल गई, तो टोटल कितनी बनी, चार। तो एक कोशिका से चार कोशिकाएं किस में बनती है, अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन दो स्टेप में होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन चारों को कहते हैं पूर्व शुक्राणु यानी स्पर्मेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। अब यही स्पर्मेटिड्स की क्या होगी, काया यानी शुक्र कायांतरण यानी स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब इनका रूप बदल जाएगा। इनका रूप बदल के किस में चला जाएगा, इस शुक्राणु के फॉर्म में इनका रूप आ जाएगा। तो ये शुक्राणु बन के तैयार हो जाएंगे, स्पर्म बन के तैयार होंगे। तो यही डायग्राम आपको पेपर में बनाना है। 4 नंबर का आता है, 4 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। अब बात करते हैं अंडजनन की यानी oogenesis की। तो मादा में अंडाणुओं की जननिक उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाओं जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अभी अंडजनन प्रक्रिया हुई कहाँ थी, तो अंडाशय में हुई थी, ये बात मैं बता चुका हूँ। अब देखो, ये जो अंडजनन की प्रक्रिया है ये शुरू कब हुई थी, तो जब एक लड़की अपने माँ के गर्भ में ही थी, यानी भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। oogenesis भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। अब कैसे होता है, जरा इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, जब एक लड़की अपने माँ के गर्भ में थी तो उसमें जो अंडाशय था, उस अंडाशय की ये उपकला थी। इसे हम कहते हैं, ये वाली जो लेयर है इसे जर्म उपकला कहते हैं।
इस जर्म उपकला में छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं मादा जर्म कोशिका। और इसके जो अंदर वाला भाग होता है इसे पीठिका कहते हैं। अब ये क्या होता है, मादा जर्म कोशिकाएं क्या होती हैं, इसके अंदर जाने लगती हैं, पीठिका में जाने लगती हैं। ये देखो पीठिका में जाने लगती हैं। फिर ये क्या कराती हैं, अंधाधुंध विभाजन कराती हैं, खूब विभाजन होता है। विभाजन होकर बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं और ऐसे गुच्छे बन जाते हैं। इन्हें कहते हैं अंडजननी कोशिका, यानी ओगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ओगोनिया कहते हैं। अब यहाँ ओगोनिया तक की बातें हमें समझ में आनी चाहिए। अब जो ओगोनिया है वो कहाँ है, तो वो है अंडवाही रज्जु। ये जो अंडवाही रज्जु बनी है, इसके अंदर जिसने अपना विकास ज़्यादा कर लिया है वो बन गया है ओगोनिया। अब आगे समझो। अब ये जो ओगोनिया था इसके ऊपर क्या थी, छोटी छोटी कोशिकाएं थी, यानी अंडवाही रज्जु। अब ये पूरी अंडवाही रज्जु थी, इसमें अंदर क्या था, ओगोनिया, जिसने अपना विकास कर लिया। अब इसमें फिर से वृद्धि होगी, ये बन जाएगा प्राथमिक अंड कोशिका। क्या बन जाएगी, प्राथमिक अंड कोशिका। और इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, ब्लैक ब्लैक कलर की जो लेयर है, इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। और इसके ऊपर जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं इन्हें हम पुट्टिका कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये जो प्राथमिक पुट्टिकाएं ये लगभग 70 लाख होती हैं। एक उस लड़की के जिसका अभी जन्म तक नहीं हुआ है, वो अपने माँ के गर्भ में ही है, तो 70 लाख हैं। अब ये 6 महीने तक की वो बच्ची है, मात्र 6 महीने का भ्रूण है। 6 महीने के भ्रूण में 70 लाख क्या बन गई, प्राथमिक पुट्टिका बन गई। अब ये धीरे धीरे क्या होंगी, नष्ट होना शुरू होंगी। नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फॉलिकल अट्रेसिया कहते हैं, यानी पुट्टिका का जीर्ण होना कहते हैं। बचेंगी कि, अब देखो जन्म के समय में कितनी बची, 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख। एक में 20 लाख तो होते कितने हैं, अंडाशय 2, तो 40 लाख बची। प्राथमिक पुट्टिका प्रति अंडाशय में कितनी, 2 मिलियन, मतलब 20 लाख बची। अब यहाँ से क्या होता है, जब तक वो लड़की, अब जन्म तो हो गया उसका, अब धीरे धीरे बड़ी होगी। बड़ी होने के बाद जब तक यौवन प्राप्ति आएगी तब तक सब डीजेनरेट होके कितनी बचेंगे, मात्र 60 से 80 हज़ार बनेगी प्राथमिक पुट्टिका प्रति अंडाशय में। राइट। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि हमारी जो प्रक्रिया, जो अंडाशय में जो अंडजनन की प्रक्रिया है वो यौवन प्राप्ति के बाद तो शुरू होती है, वो अलग बात है, लेकिन ये तो प्रोसेस पहले से ही चली आ रही है। राइट। वो रुक जाती है जब जन्म लेने के बाद रुक जाती है। फिर ये कब शुरू होती है, जब यौवन प्राप्ति होती है। यौवन प्राप्ति कब होती है, तो वही मान लीजिए 11 से 13 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि सब में अलग अलग होता है ना, हार्मोनल रेशियो सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई है। अब आगे चलते हैं। अब समझो दोस्तों, अंडजनन यानी oogenesis 2 तरीके से हुआ। एक तो गुणन प्रवस्था यानी मल्टीपल फेज आया, और एक ग्रोथ फेज आएगा। तो मल्टीपल फेज में क्या हुआ, कोई लड़की, कोई महिला के गर्भ में कोई लड़की थी। अब इस लड़की का जो अंडाशय था, इस अंडाशय में क्या बने थे, प्राथमिक अंडाणुजन कोशिकाएं बनी थी। उनमें क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन, जिससे क्या बनी थी, अंडाशयी पुट्टिकाएं बनी थी। ओवेरियन फॉलिकल्स बने थे। ये अंडा, इनमें से एक बड़ी हो गई थी जिसे हम अंडाणु मात्र कोशिका यानी एग मदर सेल, EMC कहते हैं, एग मदर सेल। राइट। अब देखो अंडाणु मात्र कोशिका यानी जो एग मदर सेल है, इसी में आगे चल के क्या हो जाएगी, वृद्धि। वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, अंडाणु जनन कोशिका यानी oogonia बन जाएगी। अब oogonia से समझते हैं कि कहानी आगे की क्या है। देखो पहले यहाँ तक ध्यान रखना है, जो अंडाणु मात्र कोशिका यानी एग मदर सेल थी, ये इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो पहले गुणन प्रवस्था आएगी, ये अलग अलग टूट जाएंगी। समसूत्री विभाजन से क्या होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं, दोनों में समान गुणसूत्र होते हैं। समान गुणसूत्रों का विभाजन समसूत्री विभाजन है, बशर्ते अभी गुणन प्रवस्था यानी मल्टीपल फेज आया है। तो सीधे सीधे एक बार टूटी, फिर 2 बार, तो एक कोशिका से 4 कोशिका बनी। कितनी बार समसूत्री विभाजन हुआ, 2 बार। राइट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। एक बार समसूत्री विभाजन तो 2, फिर एक बार इसमें हुआ, एक बार इसमें, तो हमारे पास कितनी बार समसूत्री विभाजन हो गया, 2 बार। अब देखो जो ये वाली कोशिकाएं बनी 4, इनमें से अब क्या होगी, एक बड़ी हो जाएगी, ये आएगी वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था में बनेगा प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte बन गया। अब इस प्राइमरी oocyte में होगा अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। हमने आपको बताया कि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। राइट। और द्विगुणित कोशिका अगुणित हो जाती है, तो सीधे सीधे ये क्या हो गई, अगुणित। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक में बहुत ज़्यादा विभाजन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, एक जो है एक बड़ी है, एक बहुत छोटी है। राइट। तो यहाँ क्या हुआ,
एक तरीके से कहेंगे कि जो बंटवारा हुआ वो ऐसा बंटवारा हुआ कि एक तरफ ज़्यादा एनर्जी आ गई, एक तरफ कम आ गई। तो ये जो बड़ी वाली हुई इसको कहते हैं द्वितीय कंडक यानी सेकेंडरी ओसाइट, और ये जो बन के तैयार हुआ इसे कहते हैं प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका यानी प्राइमरी पोलर सेल। अब इस प्राइमरी पोलर सेल में फिर समसूत्री विभाजन होगा तो ये अपने से दो बना, ये सॉरी मियोसिस सेकंड होगा तो मियोसिस सेकंड में ये दो बनाएगी, इसे तृतीयक ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। और ये फिर से क्या होगा, एक अलग अलग तरीके से विभाजन होगा इसमें, फिर से एक में ज़्यादा एक में कम हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये मेन बन गया एग, इसे कहते हैं अंडाणु, और ये बन गया क्या, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका बन गई, ये तृतीयक ध्रुवीय कोशिका है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अंडजनन कैसे होता है। ये दोस्तों ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर गर्ल्स के लिए और हमारी उन माताओं महिलाओं के लिए जो कि आर्तव चक्र जैसे वर्ड को सुनकर चौंक जाती हैं। एमसी की बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो इसमें क्या होता है, फीमेल के जनन काल के समय यानी जब उनमें जनन चल रहा है उस दौरान अंडाशय से एक अंडे का निर्माण होता है। जब उसमें निषेचन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तब आता है मासिक चक्र या आर्तव चक्र, राइट। इसमें क्या होता है, सब ये 3 फेज में होता है। नंबर 1 क्रम प्रसारी अवस्था, इसको हम समझेंगे क्रम प्रसारी अवस्था का मतलब हो गया प्रोलीफेरेटिव फेज। प्रोलीफेरेटिव फेज में क्या होता है, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, प्रेरित किसको, पुट्टिकाओं को, क्या बनाने के लिए, एस्ट्रोजन निर्माण के लिए। तो ये एस्ट्रोजन का निर्माण होता है तेजी से, कितने दिन में, ये 1 से 12 दिन तक इसका निर्माण होता है, 1 से 12 दिन तक। फिर आती है स्रावित अवस्था, इसे हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों मिल जाते हैं अधिक मात्रा में। अब इनका अधिक मात्रा में स्रावण होता है मात्र 2 दिन, 12वें दिन और 14वें दिन, राइट। इसी दिन अगर सेक्स होता है, मतलब इन दिनों में 12वें और 14वें दिन में सेक्स होता है और शुक्राणु अंदर जाते हैं, अंडाणु से मिलते हैं, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी होने के चांस, सॉरी सगर्भता होने के चांस होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन पक्का हो जाएगा। इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव अवस्था, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव अवस्था है क्योंकि इस समय अंडाणु पूरी तरह तैयार हो जाता है और जैसे ही शुक्राणु मिलेगा तुरंत निषेचन हो जाएगा और यहीं पर सगर्भता होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अंतः स्तर में जाके वो फिर जाइगोट में बदल के गर्भाशय के अंतः स्तर से चिपक जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, ये जो 2 दिन की अवस्था होती है 12वें और 14वें दिन की, ये बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, रिस्कफुल होती है। अगर इसमें कोई संभोग प्रक्रिया करता है तो इसमें जब स्पर्म किससे मिल जाएगा, अंडाणु से, तो वहाँ निषेचन पक्का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब समझो दोस्तों, मासिक अवस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, पुराने मासिक चक्र की अंतिम तथा नए मासिक चक्र की प्रथम अवस्था होती है, राइट। यानी यहाँ अंडाणु जब निषेचित नहीं हो पाता है तो कॉपर ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन और इसके साथ में अंडाणु ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। साथ साथ में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भी टूटती है। तभी तो मैंने बताया था गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम टूटती है, अंडाणु नष्ट हुआ और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन, ये इतनी चीज़ें जैसे ये जैसे देखो मेन बात ये है कि जो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन होता है इसका लेवल घटता है, जिसकी वजह से अंडाणु क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अंडाणु नष्ट हुआ तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर टूटती है, जिससे क्या होता है, लड़कियों में महिलाओं में बहुत दर्द होता है, पेन होता है। किसी किसी में बहुत मोटी लेयर होती है जिस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कितने दिन चलता है, 5 दिनों तक चलता है, राइट। तो कुल मिला के इसमें संभोग के लिए सेफ डेज शुरुआत वाले जो 7 दिन होते हैं और बाद वाले 7 दिन हैं उन्हें सेफ डेज माना जाता है। बीच के जो 14 दिन हैं उन्हें रिस्की डेज माना जाता है, जिसमें से 12वां और 14वां दिन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, राइट। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब समझो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जैसे ही एक मेल अपना जो पेनिस होता है मादा की योनि में डालता है तो वहाँ फिर जब वो उसमें घर्षण होता है तो वहाँ से क्या निकलते हैं, वहाँ से कुछ स्पर्म निकलते हैं। स्पर्म कहाँ गए, मादा की योनि में, वजाइना में चले गए। अब वजाइना के रास्ते होते हुए वो कहाँ जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में, एफटी में। एफटी के तुम्बिका में कौन बैठा था, अंडाणु बैठा था, राइट। ये दोनों क्या है, अगुणित हैं। जैसे ही मिलेंगे तुरंत ये आपस में निषेचन कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ये हो जाएंगे डिप्लॉइड। डिप्लॉइड से फिर इनमें होगा समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होगा। अब ये माइटोसिस होके क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा, विदलन यानी क्लीवेज, क्या बन जाएगा, भ्रूण।
सबसे पहली जो अवस्था आएगी युग्मनज की यानी जाइगोट की, उसे कहते हैं मारुला। क्या कहते हैं? मारुला। मारुला के बाद ये बन जाएगा ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद बन जाएगा गैस्ट्रुला। क्या बन जाएगा? गैस्ट्रुला। और ये कितने दिनों तक आगे प्रोसेस चलती रहेगी? 9 माह तक चलती रहेगी। फिर प्रसव होगा, और प्रसव की मदद से जो भ्रूण था वो किस में बदल जाएगा? शिशु में। और शिशु फिर बड़ा होगा यानी 12-13 साल का, तो उनमें फिर से यही वाली प्रोसेस होने लगेगी, रिपीट हो जाएगी। राइट। अब चलते हैं अपरा यानी प्लेसेंटा के बारे में। इस पर टिप्पणी आती है 3 नंबर की। इतने शब्द आपके लिए बहुत हैं, अगर आपने इतने शब्दों से सेंटेंसेस बना दिए तो आपके 3 नंबर कोई काट नहीं सकता। तो अपरा यानी प्लेसेंटा के बारे में समझो। तो दोस्तों, जैसे हम सब अपने माँ के गर्भ में जब रहे हैं तो हमारा कनेक्शन किससे रहा है? तो हमारी जो अपरा होती है, तोंदी होती है, वहाँ से एक नाल निकली रहती है जो कि माता के गर्भाशय से जुड़ी होती है। राइट। तो माता के गर्भाशय से जुड़ी रहती है। अब यहीं पर जो भ्रूण था वो तो माता के गर्भाशय से जुड़ गया एक नाल के माध्यम से। अब यहीं से ये भ्रूण क्या लेता है? प्लेसेंटा से इसे पोषण मिलता है, खाना पानी मिलता है। मतलब माता जो खाएगी वैसा ही असर बच्चे पर जाएगा पूरी तरह से। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को ठीक ठाक भोजन लेना चाहिए, अच्छी विचारधारा रखनी चाहिए, अच्छे आदतें रखनी चाहिए, अच्छे से सांस लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सांस नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से उस भ्रूण की भी सांस चल रही है, उसकी भी बन रही है। राइट। तो यहीं से ये पोषण मिलता है, इसी को यहीं से श्वसन मिलता है, और यहीं से इसी नाल से ही उत्सर्जन करता है। सोचो दोस्तों, नेचर ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया होगा कि एक ही नाल से खा भी रहा है, उसी नाल से निकल भी रहा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आप फिनिश होता है। तो प्लेसेंटा के बारे में भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो लेक्चर में अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।